एक लड़की जिसे बचपन में इतना प्यार मिला कि उसे कभी ना नहीं सुनना पड़ा। यही प्यार उसको धीरे धीरे पर्सनैलिटी, इमोशंस, रिलेशनशिप, यहाँ तक कि उसकी इंटेस्टाइन को बीमार कर गया। आज वो 40 प्लस हो चुकी है, लेकिन पिछले 3 साल से वो कोलाइटिस और ब्लीडिंग से परेशान है। उसकी असली घाव कोलन में नहीं है, वो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है आपका क्लिनिकल स्टोरी एपिसोड नंबर 4 में। 6 पेरेंट सिंड्रोम कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। साइकोलॉजी में हम इसको समझ सकते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग से, ओवर इंटेलिजेंट पेरेंटिंग से, एक्सेसिव वैलिडेशन डिपेंडेंसी से, इमोशनल कंडीशनिंग से, रिवार्ड सर्किट डिसरेगुलेशन से, लो फ्रस्ट्रेशन इंटॉलरेंस सिंड्रोम से। मतलब जब बच्चा एक पेरेंट नहीं 6 लोगों के बीच में पलता है तो उसके अटेंशन और फुलफिलमेंट इंस्टेंट होते हैं। इससे उसका ब्रेन रियलिटी से अलग पैटर्न बनाने लगता है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, यदि कुछ चीज़ चाहिए तो तुरंत दिला दो, रो रहा है तो तुरंत चुप करवाओ, जिद है कोई पूरी करवाओ, परेशान है, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है तो तुरंत कुछ करो इसका। तो इससे क्या होता है, उसके साइलेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बनने लगते हैं। बचपन में जब बच्चा किसी चीज़ की इच्छा करता है तो उसके ब्रेन में एंटीसिपेशन स्टार्ट होता है। उस एंटीसिपेशन की वजह से डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस के तहत जब बच्चे को कुछ चाहिए तो वो उसके लिए मेहनत करता है, फिर उसको रिवार्ड मिलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेसिंग है। इस प्रोसेस में बच्चा जब वेट करता है तो उसको पेशेंस आता है, इमोशनल रेगुलेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन वो कंट्रोल करना सीखता है, और ग्रेटिफिकेशन यदि डिलेड हो रहा है तो वो भी रेगुलेट हो जाता है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग है ब्रेन की। लेकिन इस केस में क्या हुआ, बच्चे ने जो भी बोला उसको तुरंत मिल गया। इससे उसका ब्रेन नए पैटर्न पे काम करना शुरू करने लगा। उसका रिवार्ड सर्किट एबनॉर्मल हो गया। डोपामिन लूप, दिमाग में जो भी आएगा, वो इच्छा जो भी होगी वो दुनिया मुझे दे देगी, इस तरीके से उसके पैटर्न बन गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्शन हो गया, डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई, इमोशंस का रेगुलेशन सही से नहीं हो पाया, अटेंशन डेफिशिएंसी हो गई। ऐसे बच्चे अक्सर बड़े होकर के अटेंशन सीकर बन जाते हैं, पेशेंस लेवल लो हो जाता है, अपने इमोशंस को सेंटर में रखते हैं, उन्हें अपनी बात सुनाना पसंद होता है, दूसरों की बात सुनना कम पसंद होता है। यदि उनको नाम बोल दिया जाए तो उन्हें नहीं पता होता कि इमोशंस को अब सर्कुलेट कैसे करना है, तो उन्हें इरिटेशन और गुस्सा आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न वैसे बन जाते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे अनुसार दुनिया चलनी चाहिए। अब क्या हुआ, एडल्टहुड आया, शादी हुई, अब हस्बैंड हर डिमांड पूरी नहीं कर रहा था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे। इससे क्या हुआ, ना सुनने को मिलने लगा, वेट होने लगा, प्रायोरिटी चेंज हो गई। रिजल्ट क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले के पैटर्न थे वो क्रैश हो गए। रिजल्ट, ब्रेन शॉक में चला गया। अब ब्रेन शॉक में गया तो उसके सिम्टम्स आने शुरू हुए। क्या, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, एंगर आउटबर्स्ट, इरिटेबिलिटी, अटेंशन क्रेविंग, मेंटल एग्जॉशन या इमोशनल इनसिक्योरिटी। उसने खुद मेंशन किया कि यदि उसके बराबर में बैठ के कोई मोबाइल चला रहा है तो उसको गुस्सा आता है। कारण क्या है, अटेंशन। यदि उसे अटेंशन नहीं मिलती तो उसे गुस्सा लगता है। क्यों, उसे सुनना पसंद नहीं है, उसे सुनाना पसंद है, अपने बारे में बात करना उसे पसंद है, कि लोग बैठे हैं तो फिर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि बचपन में कंडीशनिंग उसकी ऐसी हो चुकी थी कि उसको कांस्टेंट वैलिडेशन का एडिक्शन हो गया था। अब बात कर लेते हैं बॉडी की। जब इंसान क्रोनिक स्ट्रेस में होता है तो उसकी बॉडी रेगुलरली रिलीज करती है कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। इसकी वजह से एचपी एक्सिस एक्टिव हो जाता है। जब इंसान क्रोनिक स्ट्रेस में हो तो उसकी वजह से गट लाइनिंग वीक हो जाती है, गट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है और माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है। साइंस में गट ब्रेन एक्सिस को मानने लगी है, मतलब गट का और ब्रेन का डायरेक्टली कनेक्शन है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज, हाइपर एसिडिटी, कोलाइटिस, गट ब्लीडिंग, ये सब डेवलप होते हैं। कोलाइटिस का सिर्फ कारण इमोशनल स्ट्रेस नहीं है, कोलाइटिस के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट क्या हुआ उसके साथ में, उसको बचपन में तो एक्साइटमेंट फुल था उसका, उसने कुछ चाहा, वेट किया नहीं, तुरंत मिल गया, डोपामिन रिलीज हो गया। अब ये सिस्टम लगातार चलता रहा। इससे क्या हुआ, डोपामिन की सेंसिटिविटी बदलने लगी। अब एडल्टहुड आई, शादी हुई, शादी के बाद में ये एबनॉर्मल हो गया। इससे क्या हुआ,
अब एक्साइटमेंट खत्म होने लगा उसका, हैप्पीनेस चली गई उसकी, डिससेटिस्फैक्शन होने लगा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेज आने लगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी नॉर्मल लाइफ में प्लेजर खत्म हो गया। इसी को हम बोलते हैं रिवार्ड डेफिशिएंसी पैटर्न। पिछले 3 साल से वो लगातार ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट करा रही थी, लेकिन इंप्रूवमेंट कुछ हो नहीं रहा था। फिर वो हमारे पास में आई, हमने उसकी पैथोलॉजी समझी, उसके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न समझे, क्योंकि बॉडी वो बोलती है जो सबकॉन्शियस माइंड में सालों से दबा हुआ रहता है। हमने पैथोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न उसको समझाए, उसके बाद में हमने उसको टोटलिटी मैच करा के मेडिसिन दी, तब जाकर के कहीं उसकी 3 साल बाद ब्लीडिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई। हर डिमांड पूरी करना केयर नहीं होता। पेरेंट्स को बच्चों को ना भी बोलना पड़ेगा, उनको ना को कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाना पड़ेगा। वेट और पेशेंस ये दोनों भी सिखाना प्रोटेक्शन ही होता है। यदि आपका बच्चा बार बार एग्रेसिव हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहा है, आपकी अटेंशन चाहता है, तो उसका बिहेवियर मत देखो, उसके पीछे बन रहा पैटर्न देखो, क्योंकि आज का पेरेंटिंग पैटर्न कल उसका पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। बच्चों का नर्वस सिस्टम हर रिएक्शन, हर बिहेवियर और हर एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करता है, यही उनकी कल की पर्सनैलिटी बनती है। ज़रूरत से कम मिला प्यार भी नुकसानदायक होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया गया भी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हेल्दी चाइल्ड वही है जिसको केयर भी मिले, प्यार भी मिले और पेशेंस लेवल भी सिखाया जाए। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपकी किसी घर, रिश्तेदार या दोस्त से मिलती है तो कमेंट में लिखिए रियलिटी। ये वीडियो हर एक पेरेंट तक भेज दीजिए, क्योंकि हर बीमारी बॉडी से नहीं, कभी कभी पेरेंटिंग पैटर्न से भी शुरू होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नई क्लिनिकल स्टोरी के साथ।